So you have given a question. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें बोला है सर्किट का फ्यूज कितने एम्पियर है, 5 एम्पियर है, और आपको बोला है हाउ मेनी बल्ब्स ऑफ रेटिंग. यहाँ पे हमें गिवन है 100 वॉट विच इज पावर, 220 वोल्ट यानी कि वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है. तो कैन यू गेस द फॉर्मूला ऑफ द पावर ओवर देयर? P इज इक्वल टू VI. बट यहाँ पर हम लगा देंगे, ध्यान से सुनेंगे, I को एक साइड रहने दो. दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड, क्योंकि आपके पास करंट मैटर करता है भैया. जितना करंट आपके घर में सप्लाई हो रहा है सब कुछ उसी से चलेगा. तो आपके पास करंट आपने एक साइड कर दिया विच इज 5, एंड आपको नहीं पता नंबर ऑफ बल्ब्स, पावर 100 वॉट. So N will be you'll be having your answer. कुछ गड़बड़ हुई क्या? करिए, ठीक है. सो अनिकेत का क्वेश्चन है कि अब किसी भी नंबर को निकालने के लिए हमारे पास ये तीनों चीजें होंगी. तो अनिकेत यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान करो. नो, आपके पास करंट होना जरूरी है. अगर आपके पास, देखो आपके पास एक क्वेश्चन टोस्टर वाला भी था, मैंने पहले कराया था. एक टोस्टर है, अभी कल की क्लास में शायद हुआ था कि हम उसको इतना करंट दे रहे हैं, वो मतलब करंट से मैटर कर रहा है. एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन करंट. तो करंट को एक साइड रखेंगे, बाकी सब कुछ एक साइड, और मल्टीप्लाई बाय n करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर ओवर देयर. करंट इज द मस्ट एंटिटी ओवर देयर. ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे ह्यूमन आई. सो आज ह्यूमन आई स्टार्ट करेंगे. ह्यूमन आई में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोग को आपको पढ़ना है. द फर्स्ट थिंग इज आई. ह्यूमन आई में सबसे पहली चीज आपका आई है. तो अभी क्योंकि ह्यूमन आई हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है, एक बार नोट करो. विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई डू नॉट हैव ब्लड सप्लाई? किस पार्ट पर ब्लड सप्लाई नहीं होता ह्यूमन आई में? कॉर्निया, रेटिना, आइरिस, सिलियरी मसल. गिव अ पॉज, लेट अस गोइंग टू डू दी. हमारे बॉडी में तो बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है, तो कॉर्निया ही क्यों? आउटर पार्ट है कॉर्निया. ओके, तो अगर उसको ब्लड नहीं मिल रहा है तो वो सेल्स को तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए. ऑक्सीजन मस्ट है एनर्जी बनाने के लिए. तो उसके सेल रेस्पायर कैसे करते हैं? हमारी बॉडी का हर एक सेल रेस्पिरेशन कर रहा है. हाउ द कॉर्निया सेल रेस्पायर? द आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, कॉर्निया. बट हाउ? ये क्वेश्चन एक और इससे जुड़ा हुआ आ सकता है कि आई के कॉर्निया को ऑक्सीजन कहां से मिलती है? सो कॉर्निया हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कि बाहर एयर से ऑक्सीजन लेता है. ठीक है, तो इट टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग. Got it? कॉर्निया इज नॉट सफेद. कॉर्निया इज ए ट्रांसपेरेंट. आपकी आईज ऐसे है ना, ये आउटर, आप ये जो ये सर्कल है दैट्स योर कॉर्निया. ये एक्चुअली इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, बीच में एक होल होता है. ट्रांसपेरेंट लेयर अगर मैं हटा दूं, तुम्हारी कॉर्निया हटा के रख दिया, तो तुम्हें यहां पे दिखेगा तुम्हारे पास ये सिलेंडर शेप में ये आइरिस है. जो आइरिस तुम्हारी आईज का यहाँ पे कलर बनाते हैं. अभी क्योंकि ये लेयर ट्रांसपेरेंट है तो अंदर आइरिस का कलर दिखता है. यहां से तो कुछ नहीं दिखता ना, व्हाइट व्हाइट पार्ट से तो अंदर का कुछ नहीं दिखता, क्योंकि वो आपके पास ट्रांसपेरेंट पार्ट नहीं है. जो ब्लैक पार्ट आपका घूमता है, चिटिंग करता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो दैट इज द कॉर्निया. उसके ऊपर एक लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर, वो कॉर्निया है. उसको हटा दोगे, अंदर क्या दिखेगा? दो ऐसे आइरिस, बीच में खाली गड्ढा, होल. द होल इज प्यूपिल, जो कि इसके अंदर ब्लैक कलर का होता है. और आइरिस कलर होते हैं, किसी में ब्राउन, किसी में ग्रीन, किसी के अंदर ब्लूइश ब्लैक. इंडियाज मोस्ट कॉमन कलर ऑफ द आइरिस इज ब्लैक, जेड ब्लैक. A muscular diaphragm that controls the size of pupil. It's a simple line.
सिंपल लाइन में बोले, हाँ स्लो बेटा, अभी मास्क हटा है, खांसी नहीं खत्म हो रही तुम्हें। मस्कुलर डायफ्रागम ऐसी क्या चीज है आईज में जो कि प्यूपिल का साइज कंट्रोल करती है। प्यूपिल आप सबको पता होगा, आपकी लाइट को डिसाइड करता है भैया। प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है जब आप डार्क लाइट में होते हैं, है ना, रोशनी में बड़ा होगा बेटा। नहीं बेटा, ऐसी गलत बात नहीं। आईज का में थोड़ी सी फिश ज्यादा लग रही है, बट इट्स ओके, है ना, ये तो फिश लग रही है देखो। सो अभी ऐसा प्यूपिल हो जाता है जब आप ब्राइट लाइट में होते हैं। तो यहाँ पे डार्क लाइट है, वहाँ पे ब्राइट लाइट है। जल्दी से बता दो ये साइज को कंट्रोल कौन करता है? जस्ट रेज योर हैंड एवरीवन। सिलियरी मसल्स, आइरिस, आइरिस बोला था। आइरिस अभी बताया था मैंने, यहाँ पे ये कुछ चीज अभी बताई थी कि एक सिलेंडर जैसा मसल यहाँ पे होता है जो कि इसके साइज को कंट्रोल करता है। आइरिस क्लोज आ जाता है, प्यूपिल शॉर्टर, आइरिस दूर, प्यूपिल लार्जर। ठीक है, गेट अ पॉज। फिर सिलियरी मसल क्या करता है? पर आप यू जीरो नहीं लिखेंगे, ओके। चलिए बोर्ड पे देखो, आपको बोला एक पर्सन है जो इसको मायोपिया है, एक पर्सन है जिसको मायोपिया है और उसका फार पॉइंट आ चुका है -80 सेंटीमीटर पर। इज दैट ओके? और क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? उसका हमें नेचर पावर बताना है। अभी पावर को भी कैलकुलेट करेंगे, पर पावर से पहले आना चाहिए हमारे पास फोकल लेंथ, और उसके बाद हम नेचर भी निकालेंगे। हटा दीजिए इसको। सबसे पहली चीज भाई, अगर किसी पर्सन को मायोपिया हुआ है तो जो उसका फार पॉइंट है ना, अब उसकी इमेज, आपको पता है, याद करो स्पेक्स लगाते थे हम लोग। तो स्पेक्स जो है, जो हमारा लेंस है, एक्चुअली क्या है, जैसे लेट्स सपोज ये पर्सन है, इसको ये वॉल पे कुछ लिखा है, इसको नहीं दिख रहा, तो भाई अब पर्सन आ गया है या वॉल आ गया है? ठीक है, कोई भी आगे आएगा तो काम होगा ना। तो मान लो हम वॉल को यहां ले आए, उसको यहां से दिख रहा है, तो उसका यू जहां पर ऑब्जेक्ट था, हमेशा वो इंफिनिटी ही लेते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो। यू इंफिनिटी ही था। मायोपिया वाले पर्सन का एक्चुअली फार पॉइंट क्या था? दूर था। उसको अपने फार पॉइंट की चीज नहीं दिख रही। दोबारा समझो क्या हो रहा है कि भैया स्पेक्स लगाओ मुझे, और सामने कोई पर्सन आ रहा है, मेरे घर के गेट पे है वो, मैं घर में बिल्कुल अंदर बैठी हूँ और मुझे नहीं दिख रहा, मेरे को मायोपिया है। तो वो पर्सन अगर मुझे नहीं दिख रहा तो एक्चुअली मुझे वो दिखना चाहिए था, तो एक्चुअली मेरा फार पॉइंट होना चाहिए था इंफिनिटी, पर मुझे वो कब दिखा? जब वो थोड़ा आगे आ गया। तो इसका मतलब मेरा फार पॉइंट पहले जो इंफिनिटी था, अब वो कितना रह गया है? तो एक्चुअली मेरा ऑब्जेक्ट तो वहां है ना, ऑब्जेक्ट तो मेरा रियल तो प्लेस यही है, ऑब्जेक्ट यही है। पर जैसे ही इसने चश्मा लगाया, ये चश्मा लगाया इसने, तो जैसे ही इसने स्पेक्स को लगाया, वैसे ही इसकी एक वर्चुअल इमेज बन गई यहाँ पे। ये उसने माना नहीं, एक्चुअली वॉल चल के सामने नहीं आई, चश्मा लगाने से उसको वॉल तो वही है, उसको कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसकी वॉल की एक इमेजिनरी इमेज बन गई किस पे? -80 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? तो जहां उसका फार पॉइंट शिफ्ट हो गया, लेट इट बी वी, और एक्चुअली यू क्या है बच्चों? इंफिनिटी। बल्कि कौन सा इंफिनिटी? -इंफिनिटी। कोई डाउट आया? अब हम लोग पॉज करो एक बार, जरा पूछ लो। आपको फोकल लेंथ निकालनी है। आपको क्वेश्चन में कहा था फोकल लेंथ और पावर बताओ। पहले पावर बोला निकालने के लिए, तो पावर के लिए तो फोकल लेंथ चाहिए ना। तो 1/f -1/80 माइनस का 1/इंफिनिटी। यहाँ पे भाई ये तो पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? 0। तो 1/f कितना आ गया? तो 1/f -1/80। और बच्चों आपको पता है 1/f किसके इक्वल होता है? पावर के। तो -1/80 शुड बी इक्वल टू D। तो P आपके पास कितना आया? -1/80। ठीक है, एनी डाउट? गिव इट अ पॉज। सो ये चीज क्लियर हो गई। पावर आपके पास माइनस में आएगी, ये इंडिकेशन है कि पर्सन को मायोपिया है। और लेंस कौन सा यूज होगा? जल्दी बोलो। कॉनकेव। चलो, सो निशांत इज आस्किंग कि V नेगेटिव में क्यों होगा? लेट्स सपोज मैं यहां खड़ी हूं,
ठीक है, मुझे ये अक्षर कॉन्केव वी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ठीक है, मैंने स्पेक्स पहना। अब जैसे ही मैंने स्पेक्स पहना, मेरे लिए वो कॉन्केव उठ के आगे नहीं आएगा, पर मेरा स्पेक्स क्या करेगा, मान लो मुझे यहां साफ दिख रहा है, तो मेरा स्पेक्स उस इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज, वर्चुअल इमेज यहां बना देगा। तो इमेज रेटिना से पहले यहां बनी, तो दैट डिस्टेंस इज v, इमेज डिस्टेंस, एंड दैट इंफिनिटी डिस्टेंस इज द u। समझ आ गया? क्योंकि आपको ये पता है कि आपके हमेशा लेफ्ट साइड पे चीजें जब भी होती है, आपके सामने, लेंस के सामने, या सिंपल सी लैंग्वेज, साइन कन्वेंशन में पढ़ाया था, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट साइड होगी तो वह नेगेटिव डिस्टेंस में कैलकुलेट होगी। Got it? ठीक है, पॉज कर दो, अभी बढ़ाओ आगे। अब आप यहाँ आओ, नहीं एक ही आंख बना देते, आप यहाँ आए और आपके हाथ में एक बुक है, सो आप उसको पढ़ रहे हैं, मैं एग्जाम्पल लेते। सो आई हैव अ बुक, आई एम रीडिंग। नोटिस किया होगा आपने जनरली उन टीचर्स को जिनको पास का नहीं दिखता है, हो जाता है, ओल्ड एज इज अ वेरी कॉमन एज फॉर हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें पास का नहीं दिखता है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो हम ऐसे देख रहे हैं, नहीं दिख रहा, तो वो टीचर अगर चश्मा लाना भूल जाता तो दे नोटिस का ऐसे दिखता है, थोड़ा दूर करके। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, उनके लिए उनका ऑब्जेक्ट यहाँ है, उन्हें नहीं दिख रहा, उनको पढ़ना है, सुई में धागा डालना है, whatever the close work they are doing supposed to with their eyes, they cannot able to see due to hypermetropia because that distance is not comfortable for forming image on the retina. ये distance comfortable नहीं है। अब आपका स्पेक्स क्या करेगा, आपके लिए कौन सा डिस्टेंस कंफर्टेबल है? अगर हाइपरमेट्रोपिया हो गई, दीदी ये है, इतनी दूरी पे मस्त दिख रहा है, तो भैया हर बार ऐसा थोड़ी इतनी दूरी पे काम करेंगे, और दूरी चली गई तो बंदा लेंगे असिस्टेंट, भाई वहां वो खड़ा कर, वहीं कर, बिल्कुल वहीं से दिख रहा है, बिल्कुल नो, ऐसा नहीं करोगे। आप स्पेक्स पहनोगे तो आपके लिए जो चीज यहाँ थी, दैट इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वो ऑब्जेक्ट हो सकता है 25 सेंटीमीटर पे हो, या 20 सेंटीमीटर, 25 से तो कम पे दिखता नहीं है, 25 पे हो, या 30 पे हो, या 40 पे हो। मान लो आपको नहीं दिखाई दे रही बुक, जो कि किस पर है, 25 तो ये आपका यू हो गया, बुक तो यही है। अब आपने क्या करा, चश्मा पहना, ध्यान से सुनना, आपने क्या पहना, स्पेक्स पहना, तो अब क्या होगा, आपका जो जिस पॉइंट में आपको दिख रहा है, किस पॉइंट पे दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है किस पॉइंट पे, फार पॉइंट पे। तो फार पॉइंट पे नहीं दिख रहा है, इंफिनिटी पे नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है मान लो 40 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। तो इसमें फार पॉइंट की कोई बात नहीं होती, मायोपिया में फार पॉइंट की बात होती है, इसमें नियर पॉइंट की बात होती है कि योर नियर पॉइंट शिफ्टेड टू 40 सेंटीमीटर। तो नियर पॉइंट क्या था, जहां किताब लेके पढ़ रहे हो, कितना सेंटीमीटर था, 25 तो नियर पॉइंट जहां बोले कितने सेंटीमीटर, 25 और ये आपका यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यही है। चश्मा पहनने के बाद उसकी फॉल्स इमेज कहां बनी, तो वो वी। यहाँ फार पॉइंट की कोई इंफिनिटी की बात नहीं होगी, यहाँ बात होगी किसकी, नियर पॉइंट की। कभी कभी नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर ना देके 30-40 भी दे सकता है, पर अगर उसने क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये बोला नियर पॉइंट शिफ्टेड टू 40 सेंटीमीटर, तो नियर पॉइंट जहां पर मैं पढ़ रही थी, बुक को लेके या सुई में धागा डाल रही थी, व्हाटएवर द वर्क आई एम डूइंग, 25 सेंटीमीटर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, और उस ऑब्जेक्ट की चश्मा पहनने के बाद इमेज कहां बनेगी, दूर, वो वी होगा। नियर पॉइंट शिफ्टेड टू दैट, तो नियर पॉइंट 25, दैट इज योर यू, जहां शिफ्ट हुआ वो वी, और दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। ठीक है, पॉज करो। सो आपके पास क्वेश्चन ये कह रहा है, जिसकी लैंग्वेज आप लोग ट्रेस नहीं कर पाए, लाइट emerges from a parallel sided glass of the direction perpendicular with that it enters through the glass slab। तो लाइट एमर्ज मतलब बाहर निकल रही है, इसने एंटर किया, पर ये क्वेश्चन ने यहां पे बोला एमर्जेस फ्रॉम पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब।
मतलब ग्लास स्लैब की पैरेलल साइडेड है, मतलब पैरेलल का मतलब है तो उसी फेज में बाहर निकल रही है, पर परपेंडिकुलर विद द एंटर थ्रू द ग्लास स्लैब। भाई एक बात है, जो एंट्रेंस लाइट ही है ना, जब लाइट हमेशा ग्लास स्लैब से, ग्लास स्लैब एक्चुअली ऐसे नहीं बनाते, सिंगल फॉर्म में ही बनाते हैं जब हम डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है ये बेंड हो जाएगी, light emerges from parallel sided glass slab in the direction perpendicular to that it enters। मतलब ये जो बाहर निकल रही है emerges out है, ये क्या इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आती है? इसकी रियल डायरेक्शन ये लाइट एंट्रेंस लाइट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है या पैरेलल होती है? तो ये तो गलत हो गया। The perpendicular distance between the original path, इन दोनों के बीच का distance and emergent ray coming out of the glass slab is called lateral। ये सही है, इस distance को lateral displacement कहते हैं। और ये distance कैसा distance होता है? पर इन दोनों की डायरेक्शन परपेंडिकुलर नहीं होती। फर्स्ट असर्शन इसलिए गलत था क्योंकि उन्होंने बोला जो लाइट एमर्जेस आउट, बाहर निकल रही है टू द पैरेलल साइड ऑफ द ग्लास स्लैब, is perpendicular to the light direction in which it enters। तो जिसमें वो एंटर कर रही है उसी डायरेक्शन से ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर निकलती है। नो, बट इनका डायरेक्शन पैरेलल रहता है। असर्शन रॉन्ग, रीजन ट्रू। करो उसको पॉज।